नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2022 के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कौन से कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया को फेस करने पड़ सकती है। जैसे ही 2022 ईयर की स्टार्ट हुई है तो इसके आने से क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ग्लोबल कंसर्न्स क्या दुनिया के सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न दुनिया के लिए होता है चाइना डिस्टरप्टर। तो चाइना एक तरफ से डिस्टर्बिंग नेशन की तरह उभर के आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। आपने रिसेंटली डे में एक न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना की इकोनॉमी रिसेंटली 18 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है, जो कि यूएसए की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है। वो अपने एग्रीगेशन के लिए, अपने कंसीडरेशन, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, और उसका एक नई पॉलिसी है डेप्ट एंड ट्रैप पॉलिसी के लिए बहुत सारे देशों को अपने कर्जे के जाल में फंसा करके उनको हथियाना। उस चैलेंज को अपने रिकॉग्निशन को बढ़ाने के लिए वो इसका यूज करेगा। और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का देश है और चाइना एक यूएसए वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का देश है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उभर करके एक मेजर आ सकती हैं, क्योंकि चाइना की एक बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जो यूएसए की हेजेमनी हुआ करती थी, वर्चस्व, अमेरिका के वर्चस्व को लगातार चाइना टक्कर दे रहा है। कि जैसे आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी चाइना ने डेवलप कर लिया, लेकिन यूएसए इसके उससे भी ऊपर चाइना निकल चुका है। हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया है, लेकिन यूएसए के पास ऐसी भी कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं बनी है। चाइना के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ओवर करके आ रही है। वो ये है, उन्होंने कई वर्षों पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। इसके तहत क्या है कि जब उसकी कंट्री में जो ओल्ड एजेस वाले पीपल हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, यूथ यंगर जनरेशन है उसकी पॉपुलेशन कम गिरावट आ रही है, और आर्मी में भी कमी हो सकती है। तो उसके लिए भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इंडिया के मायने से देखें तो इंडिया के मायने से एलएसी के साथ लगातार चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। आपने सुना होगा रिसेंटली न्यूज में पेंगोंग लेक पर चाइना ने एक ब्रिज का निर्माण किया है, जो कि उसको बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं एलएसी के अंडर में जिनको इंडिया की जो आर्मी हुआ करती थी उसको सर्वाइलेंस वहाँ पर वो ट्रैपिंग करने में भी दिक्कत आ रही है चाइना की वजह से। और उन्होंने पेंगोंग विवादित अरुणाचल प्रदेश के पास उन्होंने 15 गांव नए बसा लिए और उनके नेम्स भी चेंजेस कर दिए। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी कंसर्न्स, एक बड़ी दिक्कत बन करके आ सकती है 2022 में। तो चाइना अपना जैसे विस्तारवादी की नीति को आगे बढ़ा रहा है, उसी प्रकार से उसके साथ एशिया पैसिफिक रीजन को ले लीजिए, चाइना 9 डैश लाइन ले लीजिए, चाइना कॉन्फ्लिक्ट में उभर करके आ रहा है, क्योंकि वो अपनी सुप्रीमेसी, यूएसए सुप्रीमेसी को टक्कर देते हुए अपने को रिकॉग्निशन चाहिए उसको। अब चाइना की छोड़िए, सबसे बड़ी, अब सेकंड सबसे बड़ा जो कंसर्न ग्लोबली सबके सामने उभर करके आ रहा है वो है यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट। यस, यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट। तो यूक्रेन हुआ करता था 1991 में, यूएसएसआर एक बहुत बड़ा एक संगठन हुआ करता था जो कि 15 देशों में टूट गया। उसी का एक बड़ा देश था यूक्रेन। यूक्रेन एक स्टेबल कंट्री तो था ही नहीं। उससे पहले 2014 में रसिया ने उसका एक छोटा सा क्रीमिया रीजन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उस पर एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है इलीगली रसिया ने। लेकिन रसिया के भी मायने अलग हैं। वो क्या पूरे यूक्रेन को अपने में यूएसएसआर को लगातार रसिया एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन के कंट्रोलर में वो यूएसएसआर को अगेन स्टैंड करना चाहता है, तो उसकी भी एक प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कजाकिस्तान कितना बड़ा स्टेबल कंट्री हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर भी स्टेबल अब नहीं है। वहाँ पर भी एंटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस स्टैंड अप कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी कंसर्न की। हम बात करें यूक्रेन के पीछे क्यों डिस्प्यूट है। यूक्रेन को अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूएसए के अंडर में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 30 कंट्री हैं। माल्टा भी रिसेंटली शामिल हुआ है। उसके अंदर एक रूल होता है कि जो 30 कंट्री हैं उनका एक ग्रुप हुआ करता है। किसी भी देश पर कोई भी देश अगर आक्रमण करता है तो वो 30 पर आक्रमण माना जाएगा, और 30 देश एक साथ एकजुट होकर के वो किसी भी देश के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ते हैं, वॉर ऑपरेट करते हैं। तो यूक्रेन को भी वो उसका हिस्सा बनाना चाहती है नाटो का, क्योंकि यूएसए को भी डर है अगर रसिया अगर एक्सपेंड करता है तो उसकी सुप्रीमेसी को टक्कर दे सकता है। तो यूक्रेन का वो हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन रसिया का स्टैंड ऑफ ये है, रसिया नहीं चाहता कि ये नाटो का मेंबर बने। यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, ये रसिया नहीं चाहता, इसलिए कन्फ्लिक्ट उसमें बने हुए हैं और रसिया पूरे यूक्रेन को हथियाना चाहता है, क्योंकि जो उसके वेस्टर्न पार्ट
वेस्टर्न ईस्टर्न रीजन्स में रसियन लोग रहा करते हैं और उनसे लगातार वहाँ पर कन्फ्लिक्ट बने हुए हैं और रसियन आर्मी भी वहाँ पर बॉर्डर्स पर उनकी अमाउंट में भी लगातार वृद्धि कर रहा है रसिया। अब सबसे बड़ी बात है तालिबान की विक्ट्री अफ़गानिस्तान के अंदर। ये वैसे भारत की बहुत सारी संपत्ति वहाँ पर लगी हुई थी, भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा था, चाहे सलमा डैम ले लीजिए, चाहे एक रोड ले लीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट, कई सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे थे। लेकिन जैसे ही तालिबान आया है सारे प्रोजेक्ट फेल कर गए इंडिया की, तो ये तो पैसे तो गए ही, मतलब तो तालिबान का एक्सपेंड होना है, मतलब मान लीजिए एक टेररिस्ट ग्रुप का इंडिया के नियर में एक बढ़ना, उसकी उभरती हुई शक्तियों का एक बढ़ना, तो टेररिस्ट ग्रुप है वो कन्फ्लिक्ट बना सकते हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टैंडिंग नियर कंट्री में बहुत सारी सिचुएशन पाकिस्तान में भी उभर करके आ रही है। जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर अफगानिस्तान में किया है तो पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान नाम का एक ग्रुप वो भी एक्टिव हो चुका है, वो एंटी गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। जैसे उनकी टेररिस्टों की, आप समझिए टेररिस्ट आतंकवादियों की संख्या बढ़ेगी तो और सारे जो आतंकवादी ग्रुप में आतंकवादी इंडिया में भी है। और देखिए कजाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कजाकिस्तान स्टेबल कंट्री हुआ करता था, वहाँ पर भी टेररिस्ट ग्रुप देखे गए हैं, उन्हें गवर्नमेंट ने नोटिस किए हैं। तो इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो इसी के देखते हुए तालिबान में विक्ट्री की वजह से भारत के लिए बहुत बड़ा, दुनिया के लिए ग्लोबल लेवल पर एक कंसर्न हो सकता है। अब सबसे बड़ा स्टैंड अप आ रहा है चाइना की। देखिए प्रॉब्लम क्या है, चाइना ताइवान के एक आइसलैंड नेशन है, ताइवान एक आइसलैंड नेशन है जो कि पहले कभी चाइना की टेरिटरी हुआ करता था, लेकिन कुछ आइडियोलॉजी के चलते हुए वो चाइना से अलग हो गया और वहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार है और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो ऐसे ही अब चाइना नहीं चाहता कि वो अलग रिकॉग्निशन ले, बहुत सारे देशों पर वो अपना अलग देश के नाम से जाना जाए, ये चाइना नहीं चाहता। तो चाइना ने एक पॉलिसी चलाई सी, वन चाइना पॉलिसी। इसका चाइना के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि चाइना कई सारे पार्ट में डिवाइड है, उसके अलग पार्ट हैं जो उसके इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, और देखिए उन्होंने ज़बरदस्ती इलीगली तिब्बत को हथियार रखा है, यूगर मुस्लिम्स का जिनजियांग प्रोविंस हो गया, और मेनलैंड चाइना तो हुई है। तो वो वन चाइना पॉलिसी बहुत सारी कंट्रियों के अगेंस्ट चलाता है, तो बहुत सारे कंट्रियों को साइन करवाता है, उसमें इंक्लूडिंग इंडिया ने भी साइन किए हैं, क्योंकि इंडिया की भी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर करना होता है तो उस पर उसको साइन करने पड़ते हैं वन चाइना पॉलिसी पर। लेकिन जैसे ही वो ताइवान को सीज नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वो ताइवान को सीज करेगा तो उसकी सारी फोर्सेस ताइवान की तरफ मूव करेगी और वहीं पर बिजी रहेगी, और इंडिया के लिए सबसे बड़ा बेस्ट ऑफर होगा ये। जैसे ही इंडिया के पीपल्स खड़े होंगे और वो जो तिब्बत के लोग हैं, जो दलाई लामा के नेतृत्व में इंडिया के हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, उनको एक्टिवेट करके और उनके देश तिब्बत को आज़ाद करवा सकता है। और जैसे ही वहाँ पर तिब्बत आज़ाद होती ही जिनजियांग प्रोविंस जो यूगर मुस्लिम उनको बुरी तरह से चाइना टॉर्चर करता है, वो भी अपना एक अलग प्रांत बना सकते हैं। तो चाइना बिल्कुल टूट जाएगा। जैसे ही तिब्बत देश बन जाएगा तो चाइना के साथ इंडिया की कोई बाउंड्री शेयरिंग नहीं होती, कन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएंगे। तो ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक छोटी सी टेरिटरी को नहीं हथिया सकता। अब देखिए ताइवान का ग्लोबली कंसर्न रिकॉग्निशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा चाइना ने सिल्क रूट बनाने के लिए 17+1 करके एक ग्रुप बनाया था, जिसमें 17 यूरोपियन कंट्री थे और एक खुद चाइना हो गया। उसमें से लिथुआनिया बैकड्रॉप कर गया है। लिथुआनिया ने चाइना से सपोर्ट हटा करके ताइवान को सपोर्ट किया है। उन्होंने ताइवान को सपोर्ट किया है, वहाँ की एम्बेसी अपने देश में खोलने के लिए ताइवान कंट्री के नाम से खोलने की कहा है। वैसे तो ताइवान की बहुत सारी कंट्रियों में एम्बेसीज हैं, लेकिन वो ताइवान के नाम से नहीं खोल सकते, वो खोलते हैं चाइनीज़ ताइपे। तो इसका मतलब है कि ताइवान एक चाइना की टेरिटरी है, लेकिन उन्होंने ताइवान के नाम से टेरिटरी अपने देश में खोलने की ताइवान गवर्नमेंट से अलाउ कर दिया है। और इसी की एक लाइन में यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर हुआ करता था, इटली के पास एक कंट्री है स्लोवेनिया भी चाहता है कि ताइवान उनके यहाँ पर
अपने ही नेम से अपनी टेरिटरी खोले, लेकिन चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस ग्लोबल कंसर्न में जैसे जैसे चाइना की जीडीपी ग्रो कर रही है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उनके रिकग्निशन, उनको चिया के लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्राइसिस हो सकता है इंडिया के लिए। जियोपॉलिटिकल कंसर्न बन करके आ रहा है वो है कि साथ ही साथ में इंडिया को रसिया को भी मैनेज करना है, यूएसए को भी मैनेज करना है। दोनों कंट्री जो दो, ऐसा नहीं होता है कि दोनों दुश्मन है आपके और आप दोनों के मित्र हैं, तो आपको दोनों को मिला करके चलना है, क्योंकि आपकी दुश्मनी किसी एक से बन गई तो वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसा ही इंडिया के सामने सिचुएशन है, क्योंकि यूएसए से भी अपना एक बेहतर रिलेशंस, गुड गवर्नेंस बनानी है, उनसे भी एक अच्छे संबंध बनाने हैं। और रसिया से संबंध तो नाजुक है, क्योंकि रसिया शुरुआत से ही, जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से इंडिया का सपोर्ट करते आया, और रसिया ने बहुत सारे फील्ड में इंडिया की सहायता भी की है। रसिया की बहुत सारी कंपनीज जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में काम करती हैं। डिफेंस सेक्टर ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले लीजिए, सारे में रसिया का बहुत बड़ा योगदान इंडिया के अंदर रहा है। तो ऐसे ही एक यूएसए ने कहा था, एक चैलेंज अनाउंसमेंट किया था कि अगर कोई भी S-400 मिसाइल सिस्टम रसिया से परचेज करता है तो उस पर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू ट्रेड सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने, जैसे ट्रंप सरकार ने ईरान पर लगाई थी, ऐसे ही उन्होंने तुर्की गवर्नमेंट पर लगाई थी S-400 मिसाइल सिस्टम रसिया से परचेज करने पर। लेकिन इंडिया ने यूएसए को चैलेंज करते हुए S-400 मिसाइल सिस्टम रसिया से परचेज किया है। लेकिन उन्होंने, यूएसए ने इंडिया पर काटसा एक्ट नहीं लगाया, क्योंकि ये भी उनकी एक मजबूरी है। एक भारत को एक चाइना की तरफ ले लिए। यूएसए की मजबूरी ये है कि इंडियन पैसिफिक रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में जिस प्रकार से इंडिया की एक हेजेमनी है, इंडिया एक ग्लोबल पार्टनर के रूप में, बहुत बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। एशियाई नेशंस में एक इंडिया ही उसका फ्रेंड है, क्योंकि रसिया से तो पहले से ही दुश्मनी है और चीन के साथ भी। यहाँ पर 3 ही बड़े देश हैं और जापान भी तो है, मतलब उसका इतना बड़ा नेवल पावर नहीं है इतनी इंडिया की, जो कि इंडियन पैसिफिक रीजन में है। तो उसके मैनेज करने के लिए यूएसए ने इंडिया पर काटसा एक्ट नहीं लगाया है। लेकिन चाइना को एक तरफ से इनेमी यूएसए का है, और इसमें चाइना इंडिया को भी चैलेंज कर रहा है। तो इसलिए इन चारों कंट्रियों ने मिलकर के एक क्वाड का निर्माण किया था। इनमें 4 कंट्री एक साथ मिलकर के, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलकर के बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे ट्रेड में भी रिलैक्सेशंस देखने को मिल सकते हैं। और एक साथ ही उधर अगर आप मिडिल ईस्ट नेशंस की तरफ रुख करते हैं, जिसके अंदर 17 कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया इसकी तरफ सऊदी अरेबियन पेनिसुला की तरफ, तो इसमें 17 कंट्री हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वाड का अनुमान लगाया जा रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म हो सकता है। इज़राइल, यूएई और इंडिया, यूएसए। ये इज़राइल और यूएई में पहले युद्ध हुआ था, लेकिन इज़राइल उस वॉर को जीत गया था। उनमें भी दुश्मनी काफ़ी गहरी हुआ करती थी, लेकिन पिछली अमेरिकन गवर्नमेंट ने अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा उनकी दुश्मनी ख़त्म कर दी। तो वो इंडिया के नज़दीक बनते जा रहे हैं। तो उनको दोनों तरफ से, एक तरफ से चाइना, रसिया, और उनको कंट्रोल करके इंडिया को चलना है। पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है। क्या सोच सकते हैं 2022 के उभरते हुए कन्फ्लिक्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।